नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देने से पहले उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व कार्ड खेलने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन एकनाथ शिंदे के हिंदुत्व कार्ड के आगे उद्धव का कार्ड काम नहीं आया और उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री तक का सफर तय करना पड़ा और देश में पहली बार हिंदुत्व के नाम पर सरकार गिरी। और इसी हिंदुत्व के मुद्दे को आगे लेकर चल रहे हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ी घोषणा करते हुए त्योहारों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। मतलब आगामी गणेश चतुर्थी, दही हांडी और अन्य धार्मिक आयोजनों पर कोई रोक नहीं होगी, धूमधाम से मनेगा अब महाराष्ट्र में त्योहार। तो आज एकनाथ शिंदे के हिंदुत्व कार्ड को लेकर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एकनाथ शिंदे के हिंदुत्व कार्ड के आगे कैसे उद्धव का हिंदुत्व कार्ड फेल हो गया? देखिए, जो एकनाथ शिंदे के कैबिनेट ने या एकनाथ शिंदे जब सीएम बने उसके बाद ये एक ऐसा फैसला है जिसके बाद उद्धव ठाकरे के जो विरासत मिली हुई है, ठाकरे परिवार की विरासत के ऊपर एक ब्रेक लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उनकी सियासत के जो ताबूत हैं उसमें ये अंतिम कील का काम कर सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने गणेश चतुर्थी के ऊपर एक बड़ा फैसला लिया है। दही हांडी के ऊपर भी ये फैसला लागू होगा, लेकिन गणेश चतुर्थी जो महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है और गणपति बप्पा मोरिया के नारों से मुंबई जब गूंजता है तो उसी समय सियासत की पृष्ठभूमि तय होती है कि आखिरकार इस बार किसकी सरकार बनेगी और बीएमसी में किसकी जीत होगी। ये सारी तैयारी को देखें तो बीएमसी चुनाव को लेकर चल रही है और बीएमसी से उद्धव ठाकरे के आउट होने का मतलब है कि उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी मातोश्री तक सिमट कर रह जाएगी और उसके बाद मुंबई से बाहर ऐसे भी शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे के गुट की शिवसेना है, उसकी औकात पूरी तरह से गिर चुकी है। और उद्धव ठाकरे ने जो अंतिम समय में थोड़ी कोशिश की, जैसे सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने के पहले, जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा की कि उन्होंने हिंदुत्व का आधार बनाने की कोशिश की। उन्होंने दो बड़े फैसले लिए, यानी कि औरंगाबाद को संभाजीनगर घोषित कर दिया, जो पहले से ही मांग चल रही थी और उस पर कोई फैसला 2.5 सालों में उद्धव ठाकरे नहीं ले सके, लेकिन उसके बाद उन्होंने लिया और कोशिश की कि अब तो इस्तीफा देना ही है, लेकिन हमारा जो वैचारिक आधार है और उस वैचारिक आधार से जो हमें वोट मिलना है उस वोट को बचाए रखें। कुर्सी चली गई, पार्टी के सिंबल और जो पार्टी, पूरी पार्टी पर अब ग्रहण लगा हुआ है, यानी वो भी उनके हाथों से चली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी जो जीत होती है वो चुनावों में मानी जाती है लोकतंत्र में, यानी कि अगर पार्टी रहे ना रहे, दूसरी पार्टी बन जाए, लेकिन अगर जनता ने साथ दिया तो फिर से पार्टी बन सकती है, नई पार्टी उभर सकती है और सीएम की कुर्सी भी मिल सकती है। इसी आधार को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने ऐसा किया था, लेकिन शिंदे का एक बड़ा फैसला आया और उन्होंने इस पूरे जो आदेश जारी किया है उस आदेश को पढ़ने के बाद लगेगा कि कैसे उन्होंने बीएमसी के लिए विसात बिछा दी है। बीएमसी चुनाव में घर घर तक पहुंचने के लिए शिंदे और भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लान बनाया और वो गणेश चतुर्थी से संबंधित है, क्योंकि इस फैसले में कहा गया है कि जितने गणेश मंडल हैं और जो नए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं गणेश मंडल का, जो गणपति बप्पा मोरिया के, गणपति बप्पा के मूर्तियां बनाना है जिनको, और जो आयोजन करते हैं इस पर्व त्यौहार के समय में, तो वो आयोजन के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उसके लिए कोई फीस नहीं दी जाएगी। उसको सिंगल विंडो सिस्टम में तत्काल वो ऑनलाइन अप्लाई करें और उनको मंजूरी दे दी जाए बिना कोई फीस लिए हुए, कोई चार्ज लिए हुए। ये सबसे बड़ी बात हुई कि अब ज़्यादा से ज़्यादा गणेश मंडल का रजिस्ट्रेशन होगा। एक एक मोहल्ले में 3-3, 4-4, 10-10 गणेश मंडल बनाए जाएंगे और हर जगह
भगवान गणेश की मूर्तियां लगाई जाएगी और उसका विसर्जन किया जाएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि पहले से उनकी गणेश की मूर्ति की ऊंचाई को लेकर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे कि इससे ज़्यादा ऊंची मूर्तियां नहीं बनाई जा सकती, लेकिन उस रिस्ट्रिक्शंस को भी खत्म कर दिया गया है। अब आप ये नहीं कर सकते कि कितनी ऊंचाई तक बनाई जानी चाहिए। पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि आप उसके आयोजन में परेशानियां जो आ रही है उसको देख रेख करें, आप रिस्ट्रिक्शंस पर ध्यान न दें कि ये रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, ऐसे नहीं किया जाना है जो पहले किया जा रहा था। पहले रोक टोक ज़्यादा किया जा रहा था। इस बीच जो 2.5 सालों में उद्धव ठाकरे की सरकार को ऐसा करने का मौका भी नहीं मिला। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपने पूरे वैचारिक परिवर्तन किया था और हिंदू से अब सेकुलर बनने के लिए चल दिए थे, एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद उन्होंने बार बार हिंदुत्व के एजेंडे से, हिंदुत्व के विचारधारा से समझौता किया, तो वही स्थिति देखने को भी मिली। प्रकृति ने भी उनके साथ ऐसा ही खेल किया और एक आपदा आ गया। कोरोना महामारी के कारण 2 सालों से लगभग प्रतिबंध लगा हुआ था, बड़े आयोजन नहीं किए जा रहे थे और इसके कारण उद्धव ठाकरे को ये सब करने का मौका भी नहीं मिला। यानी कि प्रकृति ने उनसे ये मौका छीन लिया कि अब आप इसके लायक नहीं हो, क्योंकि पहले ही आपने सनातन धर्म के साथ धोखेबाजी की है। अब जो धर्म के साथ धोखेबाजी करेगा उसके लिए कहीं और जगह नहीं होती है। तो प्रकृति ने उनसे ये अधिकार छीन लिया, ये मौके छीन लिए। और उसके बाद शिंदे जब सीएम बने तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमारा जो संघर्ष है, हमारी जो बगावत है, वो उद्धव ठाकरे से नहीं, उद्धव ठाकरे की विचारधारा से है। जिस तरीके के विचारधारा का परिवर्तन किया है उन्होंने, हिंदुत्व को धोखा दिया है और अब एक तरह से एनसीपी और कांग्रेस के साथ जुड़ने के बाद वो हिंदुत्व के से तो दूर हो ही गए और वो करीब किसके हो रहे हैं, जो हिंदुत्व के सबसे बड़े दुश्मन देश में हैं। यानी कि कांग्रेस की 70 सालों की सरकार को देखें तो उस समय से अब तक कांग्रेस लगातार हिंदुओं को धोखा देती रही है। शुरुआती दौर में जब आज़ादी के बाद भारत बना और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय भी हिंदुओं को धोखा दिया था कांग्रेस ने ही। एक कन्फ्यूजन का माहौल तैयार कर दिया और सेकुलरिज्म का राग जो अलापा गया, वो सेकुलरिज्म सिर्फ हिंदुओं को सीमित करने के लिए था, उसके अधिकारों को छीनने के लिए था। और उसी के साथ जो समझौता किया गया, वो समझौते का मतलब था कि आप पूरी तरह से अपनी विचारधारा बदल के कांग्रेस के उस विचारधारा के साथ मिल गए हो जो हिंदुस्तान में मुस्लिम समर्थक कही जाती है। उसके पूरे जो विचारधारा है मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है। तो अब एकनाथ शिंदे ने उनके उसी विचारधारा पर कुठाराघात किया। उन्होंने बता दिया कि 2.5 सालों तक हम इंतजार करते रहे कि कब उद्धव ठाकरे का दिमाग फिर से फिरेगा, कब उद्धव ठाकरे का जो कुर्सी का लोभ है वो कम होगा और कब ये पहले वाले विचारधारा पर आएंगे। लेकिन जब वो नहीं आए, अंतिम समय में जब उन्होंने ये सोच लिया कि अब उद्धव ठाकरे बदलने वाले नहीं हैं, क्योंकि धर्म से ज़्यादा राजनीति से प्यार इनको हो गया है, तो इसलिए एकनाथ शिंदे ने जो वैचारिक आधार पर बगावत की है उसी का अब सामने दिखाई पड़ रहा है। अब दूसरी बात यह है कि गठबंधन भी किससे की गई है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट, ये दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई है कि सबसे पहले तो पार्टी छीन ली जाए उद्धव ठाकरे से, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की बात नहीं है, ये वैचारिक संघर्ष जो चला है उसमें उद्धव ठाकरे को अब पूरी तरह से बर्बाद करने की नीति अपनाई जा रही है। और उसमें पहले पार्टी छीनी गई, उसके बाद सिंबल पर अब अटका हुआ है। अब अंतिम प्रहार कब होता है, जब आपका पूरा एजेंडा ही छीन लिया जाए। अब उद्धव ठाकरे के कन्फ्यूजन वाले समय में भी एक बड़ा आधार तो रहा था कि अभी भी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जो यात्रा निकाल रहे हैं, वो यात्रा में हर जगह वो अपने आप को हिंदू बताते फिरते हैं।
कट्टर हिंदू बताने की कोशिश करते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बुराई करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है वो दिखावे के लिए है, नकली हिंदुत्व है। तो ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे दोनों ने एक प्लान बनाया है और उस प्लान पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है, कार्य शुरू हो गया है काम करना। जी, एक मेरा सवाल आपसे है, बाला साहब की विरासत हिंदुत्व को तो उद्धव ठाकरे बचा नहीं पाए, लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरह से आगे लेके चल रहे हैं, क्या माना जाए अब एकनाथ शिंदे जिस तरह से अहम फैसले लेते जा रहे हैं वो हिंदुत्व के एक नए ब्रांड एम्बेसडर बन के उभर रहे हैं? महाराष्ट्र में तो ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है कि महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की स्थिति को देखिए। बाला साहब ठाकरे पहले मुंबई के एक बड़े नेता थे, फिर धीरे धीरे महाराष्ट्र में प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन महाराष्ट्र के एक रीजनल पार्टी शिवसेना के एक नेता को पूरे हिंदुस्तान में स्वीकृति कैसे मिली? सिर्फ राजनीति इसका आधार नहीं था, क्योंकि कभी भी वो केंद्रीय स्तर पर किंग मेकर नहीं बन सकते थे, महाराष्ट्र की राजनीति में ही सीमित रहे। ऐसे रीजनल पार्टियों को अगर देखें तो हर स्टेट की अपनी रीजनल पार्टियां हैं, साउथ से लेकर नॉर्थ तक। अगर बिहार के रीजनल पार्टियों को देखें तो नीतीश कुमार या लालू यादव पूरे देश में उस तरह की स्वीकृति नहीं पा सके जिस तरह की स्वीकृति बाला साहब ठाकरे को मिली। बाला साहब ठाकरे का आधार सिर्फ राजनीति नहीं था, विचारधारा था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने एक विचारधारा के साथ कोई समझौता करने से इनकार कर दिया। उन्होंने हिंदुत्व को अपने विचारधारा के साथ जोड़ा और वो पहले बड़े नेता थे जिन्होंने अयोध्या मामले में भी ताल ठोक के बोला था कि बाबरी मस्जिद गिराने में शिवसेना का पूरा हाथ है, पूरा शरीर है। जब मीडिया भी उनके सामने जाती थी, कई इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला था और उसके लिए वो सजा पाने के लिए तैयार थे कि हमने ऐसा किया है, जो सजा देनी है वो हमें दे दो। तो इस बात को लेकर पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू थे और जो अभी भी हैं, जो भी बाला साहब ठाकरे को जानते हैं, समझते हैं, वो उनको स्वीकार करते हैं और उनकी बात को मानते हैं। लेकिन दूसरी बात अगर देखें तो बाला साहब ठाकरे ने जिस हिंदुत्व को इतने बड़े स्तर पर लोगों के बीच स्वीकृति अपनी बनाई, वही स्वीकृति उद्धव ठाकरे की नहीं रह पाई, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने राजनीति तो सीखी बाला साहब ठाकरे से, राजनीति करते रहे, लेकिन उन्होंने विचारधारा के स्तर पर कैसे दृढ़ रहा जाता है वो बात नहीं सीखी। और इसीलिए अब जो महाराष्ट्र की राजनीति जिस तरीके से बदली है, उसमें एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी प्रमोट कर रही है, और वैसे स्थिति में एकनाथ शिंदे को नया हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर बताया जा सकता है। और वो आगे बताएगा, समय ये बताएगा कि एकनाथ शिंदे अपने विचारधारा से आगे कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि अभी तो पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। और ये एक और बात है जो सबसे बड़ी कही जा सकती है कि पहली बार हिंदुस्तान में किसी पार्टी की सरकार गिरी है और उसका आधार हिंदुत्व रहा है, सरकार बनी है उसका आधार भी हिंदुत्व रहा है, यानी कि हिंदू जाग रहा है। और एकनाथ शिंदे ने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया है, वो छुप छुपा के नहीं किया है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सरकार अच्छी नहीं चल रही थी, शिवसेना गर्त में जा रही थी, जैसा कांग्रेस कहती रहती है, एनसीपी के ऊपर आरोप लगाती रही, कांग्रेस पार्टी के लोग आरोप लगाते रहे। तो उन्होंने ये सारी बातें नहीं कही, एक ही बात कही कि उद्धव ठाकरे ने अपने विचारधारा के साथ समझौता किया है और उसके कारण वो नहीं चाहते हैं कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों की विचारधारा एक ही है। और इसीलिए शिंदे के जो ये फैसले हैं, उससे उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा एजेंडा, जो अभी भी कुछ उम्मीद उनकी बची हुई थी कि बाला साहब ठाकरे से जुड़े हुए होने के कारण, उनके बेटा और पोता होने के कारण इन लोगों को कुछ हिंदुत्व का आधार बचेगा और वो वोट देंगे इनको, वो भी धीरे धीरे छिनता जा रहा है और बीएमसी से उद्धव ठाकरे का खात्मा भी होने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो आज महाराष्ट्र में हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं एकनाथ शिंदे, जिसको लेकर वो महत्वपूर्ण कदम भी उठा रहे हैं। इसी हिंदुत्व के नाम पर शिंदे ने यलगार की पार्टी से विधायकों को अपने पाले में किया, नंबर गेम में आगे निकल गए और आज मुख्यमंत्री की कुर्सी में विराजमान है। शिंदे के हिंदुत्व कार्ड के सामने उद्धव का हिंदुत्व दांव फेल हो गया और उद्धव कहीं के नहीं रहे। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही, पर महाराष्ट्र से जुड़ी हर बड़ी खबरों का सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।